अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारा 9th लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड किया था और इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स कैसे फाइंड किया जाता है, क्या रूल हैं उसके, और उससे पहले एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, कोफैक्टर कैसे फाइंड किए जाते हैं, ये सारा हमने लास्ट क्लास में कर लिया था और इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी हमने कर ली थी। इस क्लास में हम इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे कि हम कैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं थ्रू इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। और इसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि हम इस इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स को कौन से इकोनॉमिक मॉडल पे अप्लाई कर सकते हैं या कौन से इकोनॉमिक वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड हो सकती हैं थ्रू इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। सो स्टार्ट करते हैं हम। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस विद द इन्वर्स। सबसे पहले हम इसकी कंडीशन देखते हैं कि किस कंडीशन में इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स इक्वेशंस पे अप्लाई हो सकता है। एन इन्वर्स मैट्रिक्स कैन बी यूज्ड टू सॉल्व मैट्रिक इक्वेशंस इफ़ ए और ए की जो डायमेंशन है इनटू एक्स और एक्स की जो डायमेंशन है वो सॉल्वेबल होनी चाहिए, यानी कि वो दोनों आपस में मल्टीप्लाईएबल होने चाहिए। और मल्टीप्लाईएबल की जो कंडीशन थी वो हमें पता है कि फ़र्स्ट जो आपका कॉलम है उसके फर्स्ट जो आपका मैट्रिक्स है उसके कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ आपस में बराबर होनी चाहिए। तो अगर ये बराबर होती हैं तो फिर आपका जो है वो इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स अप्लाई हो सकता है। अब ये ए मैट्रिक्स कैसे बनेगा, एक्स मैट्रिक्स कैसे बनेगा और बी मैट्रिक्स कैसे बनेगा, ये अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पता चल जाएगा, बहुत आसान है। एंड द इन्वर्स एग्जिस्ट multiplication of both sides of the equation by inverse of a matrix following the laws of comfortability gives। अगर आप दोनों तरफ इसको जो हमने ऊपर कंडीशन देखी है उसको इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें पता है, हमने जब इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स किया था कि जब आप किसी भी इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स को उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब आप अपने इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ तो उसका आंसर आपके पास आइडेंटिटी आ जाएगा। और इससे पहले हमने ये देखा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है जिसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, जब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, जब हम अपनी इस कंडीशन को दोनों तरफ इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स और ओरिजिनल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी हो जाएगी। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या होगा, आइडेंटिटी इनटू एक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी है कि जब भी वो किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है वही आंसर आता है उसका। तो यानी x अब कैसे फाइंड हो सकता है, x ऐसे फाइंड हो सकता है कि अगर आप x इज़ इक्वल टू इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इनटू बी, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इनटू बी। अब ये कैसे फाइंड होना है ये अब हम देखते हैं कि कैसे फाइंड होगा। The solution of the equation is given by the product of the inverse of the coefficient matrix and the column vector of constants b। सी प्रॉब्लम 11.27 11.33। अब हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे हमें ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। सो ये हमारे पास एग्जांपल है, 3 हमारे पास इक्वेशंस हैं, तीनों लीनियर इक्वेशंस हैं हमारे पास। पहली इक्वेशन है 4x1 प्लस x2 माइनस 5x3 इज़ इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन है -2x1 प्लस x3 प्लस x3 इज़ इक्वल टू 12। थर्ड इक्वेशन है 3x1 माइनस x2 प्लस 4x3 इज़ इक्वल टू 5। ये जिस भी
तरह आपको इक्वेशंस दी हों, आपने इन तीनों को इक्वेशंस को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि x1 के नीचे x1 आए, x2 के नीचे x2 और x3 के नीचे x3, और इन तीनों को आपने इक्वेट करना है इन तीनों के कांस्टेंट्स के इक्वल, लाइक इज़ इक्वल टू 8 इज़ इक्वल टू 12 इज़ इक्वल टू 5। जब आप अपनी इन तीनों इक्वेशंस को इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे तो फिर आपने इन तीनों इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाने हैं, ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में रूल देखा था, ए इंटू एक्स इज़ इक्वल टू बी। अब ए मैट्रिक्स कैसे बनेगा? x1 के साथ जो आपके पास कांस्टेंट है वो आपके पास फर्स्ट रो A11 एलिमेंट बन जाएगा, और फर्स्ट इक्वेशन में जो x2 है 1, उसके साथ कांस्टेंट है 1, x2 के साथ कांस्टेंट 1, ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट बन जाएगा। और फर्स्ट इक्वेशन में जो आपके पास x3 का कांस्टेंट है -5, ये फर्स्ट रो में थर्ड एलिमेंट, तो पहली रो आपके पास क्या बन जाएगी? 4 1 -5। दूसरी रो आपके पास क्या बन जाएगी? -2 3 एंड 1। थर्ड रो आपके पास क्या बन जाएगी? 3 -1 एंड 4। तो 3/3 का ये मैट्रिक्स हमारे पास बन गया, जिसको हम ए मैट्रिक्स बोल रहे हैं, ए मैट्रिक्स। और अब हमारे पास एक्स मैट्रिक्स क्या बनेगा? जितने भी आपके पास वेरिएबल हैं x1 x2 x3, इन तीनों को एक कॉलम में लिख लें, आप कॉलम वाइज एक ही कॉलम में इन तीनों को लिख लें, वो आपके पास एक्स मैट्रिक्स बन गया। और जो हमने कांस्टेंट के इक्वल किया था तीनों इक्वेशंस को, 8 12 और 5, इन 8 12 और 5 ये एक कॉलम आपके पास बन गया, ये बी मैट्रिक्स है। तो ये ए, एक्स और बी मैट्रिक्स हमने अपनी इक्वेशंस में से ड्राइव कर लिए। अब हमने लास्ट स्लाइड में देखा है कि कैसे फाइंड कर सकते हैं हम एक्स की वैल्यू, एक्स इज़ इक्वल टू इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इनटू बी, यानी कि जो हमने ए मैट्रिक्स बनाया है उसका हम पहले इन्वर्स लेंगे, हमें पहले उसका इन्वर्स मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। और इन्वर्स मैट्रिक्स का हमें पता है कि हम किस तरह लेते हैं, वही पहले कोफैक्टर्स निकालते हैं। 4 का कोफैक्टर आ जाएगा 3 1 -1 4, इस तरीके से सारों के कोफैक्टर निकालेंगे, उनके डिटर्मिनेंट्स लेंगे और उसको ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करके ये हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। तो एडजॉइंट बना के इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकलेगा कि 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमने लास्ट क्लास में किया है डिटेल के अंदर। तो वो जब आप कर लेंगे तो आपके पास इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या आ रहा है, जो कि आपके पास नीचे दिया हुआ है, एक्स इज़ इक्वल टू ये जो फर्स्ट 3/3 मैट्रिक्स है, 98 इसका डिटर्मिनेंट है, 13 डिवाइडेड बाई 98, 1 डिवाइडेड बाई 98, 16 डिवाइडेड बाई 98, 11 डिवाइडेड बाई 98, ये आपके पास इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है ये पूरा। अच्छा, जब आप इसको इस तरीके से कर लेंगे तो ये आपके पास इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स आ गया, और इसको बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम। बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है? 8 12 एंड 5। पहले हम देखते हैं कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। ये 3/3 मैट्रिक्स है आपके पास ए, और जो बी है उसमें 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। तो ए की डायमेंशन बन रही है 3/3 और बी की डायमेंशन बन रही है 3/1। तो ये मल्टीप्लाइबल तो है, तो यानी कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाता है जिसके कॉलम हैं, एक ही कॉलम है और 3 रो है। जो इसका पहला कॉलम जो एक ही सिंगल कॉलम है वो क्या बनता है? 2 5 और 1। अब मल्टीप्लिकेशन मुझे पता है आपको बड़े अच्छे तरीके से आती है, ये मल्टीप्लिकेशन मुझे रिवाइज़ करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन आपको आती है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आपके पास कॉलम बनता है 2 5 1, इसमें जो 2 है वो x1 की वैल्यू है, 5 x2 की वैल्यू है और 1 x3 की वैल्यू है। तो इस तरीके से हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक इकोनॉमिक एप्लीकेशन है। हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई की 2 इक्वेशंस हैं, प्राइस मॉडल है आपके पास।
जिसमें दो चीज़ों की प्राइस है P1 और P2, एक मार्केट 1 की और एक मार्केट 2 की है। हमने दोनों की जो है वो प्राइसेस फाइंड करनी है। दो इक्वेशंस हैं आपके पास। तो जो पहली इक्वेशन है वो है -2P2 प्लस 5P1 इज इक्वल टू 15, फिर है 8P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 16। तो आप इसको इस तरीके से एडजस्ट करें कि आप जो है P1 के नीचे P1 आ जाए और P2 के नीचे P2 आ जाए। तो पहली इक्वेशन हम इस तरह लिख रहे हैं प्लस 5P1 माइनस 2P2 इज इक्वल टू 15। तो दूसरी इक्वेशन का जो P1 है वो ऊपर वाली इक्वेशन की P1 के नीचे आ जाएगा, और जो दूसरी इक्वेशन का P2 है वो ऊपर वाली इक्वेशन के P2 के नीचे आ जाएगा, और इज इक्वल टू 16। तो इसका 2/2 का ए मैट्रिक्स बनेगा, और वो क्या बनेगा, पहली रो इसकी बनेगी 5 और -2, और दूसरी रो बनेगी -1 और 8, और इसका एक्स मैट्रिक्स क्या बनेगा, P1 एंड P2, और इसका बी मैट्रिक्स क्या बनेगा, 15 एंड 16। तो सबसे पहले हमने x कैसे फाइंड हो सकता है, x को पहले रिवाइज कर लेते हैं। x कैसे फाइंड होता है, x इज़ इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इनटू बी, यानी इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करके b से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास x यानी यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे प्राइस है, वेरिएबल ही है ना, x वेरिएबल था और यहाँ पे वेरिएबल p है, प्राइस। तो सबसे पहले हम इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए। वो डिटर्मिनेंट 38 आ जाएगा। 38 डिटर्मिनेंट लेने के बाद उसका एडजॉइंट हम ले लेते हैं। एडजॉइंट के लिए हमें कोफैक्टर चाहिए। 5 को जब आप लेते हैं, 5 से जब आप उसका कोफैक्टर फाइंड करते हैं तो 5 वाली रो और 5 वाला कॉलम छूट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, ओनली 8। जब आप -2 पे आएंगे तो -2 वाली रो और -2 वाला कॉलम आप छोड़ देंगे और आपके पास क्या बचेगा, -1। फिर जब आप -1 पे आएंगे तो आपके पास -1 वाली रो और -1 वाला कॉलम आप छोड़ देंगे, पीछे आपके पास क्या बचेगा, -2। और जब आप 8 पे आएंगे तो 8 पे आएंगे जब आप, तो आपके पास 8 वाली रो और 8 वाला कॉलम छूट जाएगा, पीछे आपके पास बचेगा 5। फिर आप इसको साइन असाइन करते हैं, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस जब आप साइन असाइन करेंगे, साइन असाइन करने के बाद जो आपके पास कोफैक्टर्स आएंगे वो आपके पास 8, 1, 2 और 5 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इसका एडजॉइंट ले लेना है। एडजॉइंट लेने के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना पड़ता है, यानी कि रो को कॉलम में बना देना है। पहली रो है 8 और 1, उसको पहला कॉलम बना देना है। दूसरी रो है 2 और 5, उसको दूसरा कॉलम बना लेना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया, 8, 2, 1 एंड 5। 8 और 2 आपके पास फर्स्ट रो है, 1 एंड 5 आपके पास दूसरी रो है। तो इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऐसे फाइंड हो सकता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो जब आप इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास 4/19, 1/19, 1/38, 5/38 यह इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स आ गया। इन्वर्स मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर दें बी के साथ, 15 और 16 का जो एक आपके पास था, उसको जब आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 4 और 2.5। इसमें 4 आपके पास P1 है और 2.5 आपके पास P2 है। तो इस तरीके से हमें जो प्राइस मॉडल्स दिए हुए थे P1 और P2